अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरे वीलॉग के दो टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे इज़राइल और हमास का जो मुआहदा हुआ है, एक तारीख़ी मुआहदा हुआ है। 2 साल से ये जंग चली हुई थी और लाखों फ़लस्तीनी इसमें शहीद और ज़ख्मी हो गए। पूरी दुनिया जो है वो हैरान और परेशान हो गई। और हमास को जो उसने स्टार्ट किया था कि जो अरब ममालिक हैं या इस्लामी ममालिक हैं वो इज़राइल को तस्लीम करना जो शुरू करेंगे, उसको रोकने के लिए उन्होंने बकौल उनके कि हमने उस इज़राइल पे हमला किया था। और हमें भी इतना पता नहीं था कि इज़राइल इस हद तक जो है वो खूनरेज़ी करेगा। बहरहाल किसी हद तक बकौल उनके कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। जो अरब ममालिक इज़राइल को तस्लीम करना चाहते थे, उन्होंने फ़िलहाल अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद ये जो इतनी बड़ी खूनरेज़ी हुई और पूरी दुनिया में उसके मुज़ाहरे हुए, ख़ास करके यूरोपीय ममालिक में, इस्लामी ममालिक से भी ज़्यादा मुज़ाहरे हुए। इन लंदन में, न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा में, यहाँ तक कि इज़राइल में। और कोई भी यूरोप का ऐसा मुल्क नहीं है जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाई हो। मुसलमानों ने तो आवाज़ उठाई, अपना वो जो मज़म्मत वाला फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन उन्होंने इस हद तक मजबूर हो गए जो फ़लस्तीन को, अरबों को अपना ज़्यादा मुखालिफ समझते थे, दुश्मन समझते थे, वो भी इज़राइल की खूनरेज़ी देखकर उन्होंने भी ला ताल्लुकी का ऐलान किया इज़राइल से। और जिसकी मिसाल ये है कि कई यूरोपीय ममालिक जिसमें बरतानिया, फ़्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन और भी ममालिक शामिल हैं, उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। एक लिहाज से उनके ज़मीर को भी झंझोड़ा आया, उसके ज़मीरों ने भी उनको मलामत की कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक फ़लस्तीनी की फ़तह थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कई लाख फ़लस्तीनी जो है वो ज़ख्मी हैं। और सरकारी जो आदाद शुमार है उसमें है कि 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। किसी का बाप मर गया, शहीद हुआ, किसी का शोहर शहीद हुआ, किसी का भाई, किसी की बहन। यानी एक क़यामत सुग़रा का मंज़र पेश कर रहा था इसका इलाका। और इज़राइल ने जो खूनरेज़ी की, कहते हैं कि हिटलर को भी उसने पीछे छोड़ दिया। और जो बेचारे बेसरो सामान लोग थे उन पे भी बमबारियाँ, उन पे भी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। कई दर्जन जो सहाफ़ी हैं उनको भी शहीद कर दिया। और दुनिया, ख़ास करके जो अमेरिका है, उसकी इतनी सपोर्ट थी इज़राइल को कि उसको यूँ समझें कि जो कुछ वो करता था वो अमेरिका के ही पुश्त पे बंदूक रख के करता था। और हमारे 57 ममालिक भी इसको कुछ नहीं कर सके, सिर्फ मज़म्मती करारदाद पास कर सके। बात आगे बढ़ती गई और सदर ट्रंप को ये था कि मैं अमन का नोबल इनाम लूँ। उसने वो कई दफ़ा अपना खुल के इजहार भी किया और उसने कहा कि मैंने कई जंगें जो हैं, 7 के करीब जंग जो है मैंने वो रुकवाई हैं, जिसमें पाक इंडिया जंग भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर इंडिया का चारों तबक रोशन कर दिए। तो इस हवाले से उनको ये था, जब वो अभी पावर में नहीं आया था ट्रंप, तो उसने ये वादा किया था कि वो गज़ा का में जंग बंदी कराएगा और यूक्रेन में भी जंग बंदी कराएगा। लेकिन अफसोस कि उसने दोनों में कुछ नहीं किया, बल्कि उनको मज़ीद हथियार देता रहा, उनको मज़ीद जंग में उलझाता रहा। और इज़राइल को जब देखा कि अब उनकी जो हवस जो लोगों को मारने की है, शहीद करने की है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया फिर उस एक पलटा खाया। उसमें कई ममालिक ने पलटा खाया और उन्होंने कहा कि अब इज़राइल को इस तरह हम करने नहीं देंगे। तो आखिर सदर ट्रंप को भी जो है वो ये बात माननी पड़ी कि इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा अहम जो वाक़या था वो ये था कि सितंबर के महीने में अवाइल में कतर पे भी हमला कर दिया इज़राइल ने। और वो उसके बाद दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि अरबों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि जिस पे हमने तकिया किया हुआ है
वो ही हमें मरवा रहा है, तो हम अमेरिका पे क्या भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद मुसलमान मुल्कों में थोड़ी हलचल हुई, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, अरब और इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक करारदाद भी मंजूर की गई। तो उसके बाद अमेरिका ने महसूस किया कि हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक, खुसूसन अरब ममालिक जो है वो कहीं पीछे न हट जाएं, तो ये भी एक प्रेशर था अमेरिका पे। और उसके अलावा इन्होंने कई जंगें की, ईरान को भी नहीं बख्शा, लबनान, शाम और बहरीन, यमन, इन सब को इन्होंने जंग में उलझा दिया। लेकिन आखिरकार उनको ये बात माननी पड़ी। इधर से इजराइल का भी, अवाम का भी उन पर प्रेशर था कि हमारे जितने भी यरगमाली जंगी कैदी हैं उनको रिहा कराया जाए, उनकी लाशें ली जाएं। तो ये नेतन्याहू जो एक बहुत ही बड़ा खून रेज किस्म का दिमाग रखता था, ये भी मजबूर हो गया। इधर से हमास वालों पर भी प्रेशर था। तो बहरहाल खुदा खुदा करके एक पहला समझौता इजराइल और हमास का हो गया है, जिसके तहत पीर तक इनके जो कैदी हैं इजराइल के वो वापस किए जाएंगे। इसी तरह कई कैदी जो कई सालों से 17 19 सालों से इजराइल के जेलों में फ़लस्तीनी पड़े हुए हैं, हज़ारों कैदी हैं, उनकी भी उम्मीद जागी है कि रिहाई की। तो ये एक लिहाज से देखा जाए कि एक मुस्बत फ़ैसला है कि जंग रुक गई है। अब कितने हद तक रुकती है, कहाँ तक रुकती है, इजराइल फिर नमूना पेश करता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन फ़िलहाल फ़लस्तीनियों ने भी खुशी का इज़हार किया है, पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इज़हार किया है, मुस्लिम ममालिक के साथ और यूरोपीय ममालिक ने भी इसको खैर मकदम किया है। अभी हमें देखना ये है कि ये फ़लस्तीनी का जो हुकूमती कारोबार है कैसे चलता है, कौन सी टीम आती है जो फ़लस्तीनी टेक्निकल टीम होनी चाहिए हमास के बकौल, और किस तरह रिकन्स्ट्रक्शन का काम होता है। पैसा तो वही मुस्लिम मुल्क देंगे, तबाही वो करते हैं, पैसा हम मुसलमान मुल्क देते हैं। तो इस हवाले से भी एक लिहाज से एक इम्तिहान होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुआहदा आगे चलकर एक अच्छी मुस्बत साबित होगा फ़लस्तीनियों के लिए भी और लोगों के लिए भी। और मिस्र के प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट को दावत देते हैं कि वो जो दस्तखत वाली सेरेमनी है उसमें वो शिरकत करें। अभी जुम्मे को उनका अपना सालाना मेडिकल चेकअप है ट्रंप साहब का, उसके बाद हो सकता है वो प्रोग्राम बनाए। बहरहाल एक अच्छी साइन है, और आगे देखते हैं कि इसका असर क्या होता है मुस्लिम दुनिया पे, फ़लस्तीनियों पे, इजराइल पे। इसके अलावा नाज़रीन एक और टॉपिक हमारी बड़ी अहम थी कि जो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की जो लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई थी, और ख़ास करके मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो गेम शुरू की थी, मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, मेरी नहरें, और पता नहीं क्या क्या चली थी उनकी टीम। यहाँ से भी गोलाबारी हुई पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से, और ये वाकआउट पे वाकआउट हो रहा था, असम्बली में भी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात बढ़ गई थी। इसके बाद आसिफ जरदारी, जिसको ये गुरु समझते हैं सियासत का, तो वो उसने एक पत्ता खेला, उसने मोहसिन नकवी को बुलाया, वज़ीर दाखिला को, उनसे कुछ बात की। उसके बाद इन्होंने अचानक दौरा शुरू कर दिया अपने होम टाउन का, क्योंकि सिंध के होम मिनिस्टर ज़िया लंजार की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था, उसके वो गया था ताज़ियत पे, तो वहीं बैठ गया। तो इसने अपना ये पता खेला कि वो जो उस तक बात पहुंची शहबाज शरीफ तक, उन्होंने अपनी टीम भेजी। अब वो कहाँ भेजें, प्रेसिडेंट तो बैठा हुआ है नवाब शाह में, तो मजबूरन उनको नवाब शाह बुलाया गया, उनको नवाब शाह भेजा गया, और नवाब शाह में आके उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और उन्होंने आपस में गिले शिकवे किए। और उस गिले शिकवे में महसूस ये होता है कि इखलाकी फ़तह पीपल्स पार्टी की हुई है, क्योंकि वो तो सिर्फ माफ़ी का बात कर रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ की, लेकिन अब ये जो ख़ुद उनको मनाने आए हैं नवाब शाह में उनके होम प्लेस पे, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि गुरु ने अपना पता अच्छे नमूने खेला है। और अब देखते हैं कि ये जो सीज़ फायर है, ये जो बयानबाजी है, ये जो इल्ज़ामात हैं किस हद तक रुकते भी हैं कि नहीं रुकते, अगर रुकते हैं तो कैसे रुकते हैं। तो दोनों की भलाई इसमें है, पीपल्स पार्टी की भी और नवाज़ लीग की भी, कि वो मुल्क की वहदानियत की बात करें, पंजाब न खेलें। दुश्मन ने आज भी हमला किया, कल भी हमला किया औरंगज़ई पे, हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं। आज सुबह डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ है,
वहाँ पे 7 खारजी को हलाक किया गया, एक मेजर हमारा वो शहीद हो गया है। ये और बलूचिस्तान में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। तो अब इंटरनल भी हमें अमन की ज़रूरत है। ये अल्फाज की गोलाबारी बंद करनी चाहिए और जो कुछ जिसने किया उसको अभी मज़ीद एहतियात करनी चाहिए। मुल्क की तरक्की होगी तो इंटरनेशनल भी हमारी इज़्ज़त होगी।